हेलो बच्चा लोग, कैसन बा? एकदम फर्स्ट क्लास ना। तो बेटा जी हम कर रहे हैं सेक्शन नंबर डी इकोनॉमिक्स का। मैं आपको बता दूं, हमने ऑलरेडी सेक्शन नंबर ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी ये 6 के 6 गाला पेपर का कर चुके हैं और अप्रोक्सीमेटली 54 नंबर का हम इसमें देख चुके हैं। ओके, बड़ा ही डिटेल में देखा है। अगर आपने पहली बार चैनल पे आए हो तो प्रीवियस वीडियो को जरूर से देखना। और उसके साथ एक और अच्छी बात बता दूं, मैंने सेक्शन बी और सेक्शन सी की एक पीडीएफ के अंदर से पूरा सेक्शन बी और एक पीडीएफ के अंदर पूरा सेक्शन डी भी आपको शेयर कर दिया है। आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आंसर को ढूंढने के अंदर जो वेस्ट ऑफ टाइम होता है वो आपका बहुत बच जाएगा, जो आप यूज कर पाओगे एग्जाम में प्रिपरेशन के लिए। तो है ना, बहुत अच्छी बात। तो बेटा जी यहां पे मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूं सेक्शन नंबर डी, पेपर नंबर 2 का। पेपर नंबर 1 हम ऑलरेडी खत्म कर चुके थे और ये आता है हमारा अप्रोक्सीमेटली 21 नंबर का आता है जी। हाँ जी, 21 नंबर का आता है। 7 क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर के होंगे जो हमको करने हैं, 10 में से 7 करने हैं। ओके, तो इसको भी हम बड़े ही इंटरेस्टिंग, बड़े ही डिटेल में देखेंगे। जो बच्चे सोचते हैं कि सर डिटेल में शॉर्ट शॉर्ट बता दो, तो बेटा शॉर्ट के अंदर कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं होती, इसलिए मेरे वीडियो डिटेल होते हैं। लेकिन ये डिटेल वीडियो आपको बहुत मदद करेंगे कंसेप्ट को समझने में। और आपको ये पूरा का वीडियो आप देख रहे हो ना, कमेंट में बताना हाँ सर हम आपका पूरा वीडियो देख रहे हैं, ताकि मुझे मालूम पड़े कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, मैं जो कंटेंट बना रहा हूँ वो आप तक पहुंच रहा है और आप उसका सही से यूज कर रहे हो। तो प्लीज 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 कमेंट में बताओ ना जरूर कि सर आपका जो ये वीडियो है हम पूरा देख रहे हो, हमको इससे बहुत अच्छी हेल्प मिल रही है। ठीक है, तो क्या होता है जब मैं ये जब मैं नेक्स्ट टाइम ये बनाता हूं तो मेरे को भले एक ही क्यों नहीं बच्चा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे 1000 में से अगर एक बच्चा भी अगर पूरा वीडियो देख रहा है और ये कमेंट में लिख रहा है कि सर मुझको हेल्प हो रही है, तो बेटा मैं वो 1000 में से सिर्फ वो बच्चे के लिए ही वीडियो बनाऊंगा। लेकिन बनाऊंगा जरूर, लेकिन एटलीस्ट आप ये लिखो कि सर आपके वीडियो हमको हेल्प कर रहे हैं और आप इस तरह से डिटेल मैनर में बनाते रहिए। तो चलो बेटा हम चलते हैं सेक्शन नंबर डी, पेपर नंबर 2 के ऊपर। तो आते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। ओके बेटा जी, तो आ गए हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर हमारा इकोनॉमिक्स का गाला पेपर नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होता है। ओके, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ इन द इकोनॉमिक्स। बेटा ये जो डायग्राम एंड ग्राफ है ये कैसे हमको मदद करता है? तो बेटा जी इससे इकोनॉमी की इजियर जो स्टडी है, जो इकोनॉमी की स्टडी है वो क्या हो जाती है, इजी हो जाती है। इससे क्या हो जाती है, क्लियर हो जाता है बाय वे ऑफ डायग्राम एंड ये। इससे वेरियस जो ट्रेंड्स होते हैं ना अलग अलग साल के, वो हम क्या कर सकते हैं, उस ट्रेंड को ऑब्जर्व कर सकते हैं थ्रू अ सिंगल डायग्राम। जैसे कि सपोज अगर 5 साल का डायग्राम क्या है, कुछ इस प्रकार का है, तो हमको मालूम पड़ेगा कि भाई हमारा ट्रेंड क्या है, 1 से 5 साल के अंदर क्या गया है, ऊपर की तरफ गया है। अगर ये सपोज हमारा ग्राफ इस तरह का है, मतलब हमको अब न्यूमेरिकल देखने की जरूरत नहीं, हमको मालूम पड़ेगा कि हमारा ग्राफ कुछ क्या है, डाउनफॉल है, ये कैसा है, अपवर्ड है, ये कैसा है, कांस्टेंट है। तो इस तरह के ग्राफ देखे हमको ट्रेंड्स मालूम पड़ता है। चेंजिंग अकर इन द सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, उसमें चेंजेस होते रहते हैं, वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हम कंपैरिजन भी ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे, डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, डिफरेंट क्लासेस, रीजन, सेक्टर्स, उन सब के बीच में भी हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। नेक्स्ट, द टाइम एंड एफर्ट टू एक्सप्लेन एंड अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक डेटा इजी। जितना भी देखो बेटा जी, एक न्यूमेरिकल डेटा, अब 1 से 50 साल तक 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके वो डेटा लिखो, यहाँ पे सेल्स लिखो, उसकी फिगर दिखाओ, और दूसरा आप उसको 1 से 50 साल का यू ग्राफ बना के दे दो। ठीक है, तो जो टाइम एफर्ट आपको न्यूमेरिकल्स को एक्सप्लेन करने में लगेगा और जो आपको ग्राफ बनाने के अंदर लगेगा, वो इसमें बहुत क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। बहुत आसानी से आप समझा भी सकोगे और सामने वाला समझ भी सकेगा। जो डिफिकल्ट प्रिंसिपल्स होते हैं ना, जैसे कि हमारा सप्लाई, डिमांड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हमने 11th के अंदर पढ़े थे, वो सारे आप इजी से इजी वे में अंडरस्टूड कर सकते हो बाय वे ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ। एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, डिमांड, सप्लाई, प्राइस, इलास्टिसिटी। बहुत ही मेहनत से आपने पसीने छुड़ गए होंगे आपके, सही बात है ना सर, पसीने का छोड़ो नहीं, पुरानी बातें कहां ला रहे हो। ओके, तो मेन क्या है, ये है हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ। ओके जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिमिटेशन ऑफ पीक्यूएलआई। बेटा जी लिमिटेशन ऑफ पीक्यूएलआई क्या होते हैं?
PQLI की लिमिटेशन है कि इसमें सिर्फ तीन कदम, इसमें सिर्फ तीन ही एस्पेक्ट कवर किए। अगर आपको याद हो कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसमें 10 चीजें आती है। कितनी चीजें आती है? 10 चीजें। लेकिन अगर PQLI गिनोगे ना तो उसमें सिर्फ 3 चीजों को ही कंसिडर कर। ऐसा क्यों? फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ में तो 10 चीजों के बारे में बताया था कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ में ये 10 चीजें होनी चाहिए, लेकिन जब इंडेक्स की बात आई, जब कैलकुलेशन की बात आई, तो आपने कितने को कंसीडर किया? ओनली 3 को। तो ये क्या है? आपकी लिमिटेशन। ए नो चोलबे। ओके, आपने क्या किया है? यहां पे एवरेज किया है। मतलब क्या किया है आपने? क्या किया? सपोज कि यहां पे 1 2 3 ये जो फिजिकल क्वालिटी लाइफ के 3 इंडिकेटर है, उसका क्या किया? इसमें 70 है, इसमें 80 है और इसमें 90 है। आपने क्या किया? इसका सबका टोटल किया। सपोज इसका टोटल आया कितना? 270। आपने इसको डिवाइड बाय 3 करके कितना कर दिया? एवरेज कर दिया 90। ये इसका कैलकुलेशन मेथड होता है। हाँ जी। तो आपने क्या किया? आपने एक एवरेज किया। दिस इज नॉट चोलबे। डिसीजन कैन नॉट बी मेड बाय ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज। फिर आपने क्या किया? हर एक को मार्क्स दिया है 100 में से। हर एक को 3 इंडिकेटर, तीनों को 100 में से आउट ऑफ 100, इतना आउट ऑफ 100, इतना आउट ऑफ 100, इतना। ये भी नहीं चलेगा भाई। अरे क्या मतलब? कुछ भी ऐसा, मतलब किसी को रैंक दे 10 में से, किसी को रैंक दे 50 में से, किसी को रैंक दे 100 में से, ऐसे कैसे? मगर ठीक है, उसको लिमिटेशन निकालनी थी, उसने लिमिटेशन निकाल दी कि हर एक को इक्वल वेटेज दिया है। मगर मेरे हिसाब से गलत है, ये गलत है जी। इनकम फैक्टर इज इग्नोर्ड। हाँ ये ठीक है, ये आपका मुद्दे वाला पॉइंट है कि आपने जो 3 फैक्टर दिए उसमें इनकम को तो कंसीडर ही नहीं किया है। ठीक है, उसमें इनकम को आपने कंसीडर नहीं किया है, तो वो भी नहीं चलेगा। इनकम को कंसीडर करना चाहिए था। जो रिच कंट्री होती है ना, उसका ग्रोथ रेट स्लो होता है क्योंकि वो ऑलरेडी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स उसका बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ चुका होता है। एवरेज लाइफ ऑफ द पीपल कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड द, क्योंकि इसके अंदर आता है बर्थ रेट, डेथ रेट। तो यहाँ पे एजुकेशन लेवल वाला, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे उनका जो बर्थ रेट बढ़ के कितना बढ़ेगा? तो बोलते हैं कि यहाँ पे सपोज अगर कोई कंट्री का बर्थ रेट अगर 85 ईयर है या तो 90 ईयर है। अब वो 90 ईयर है तो ऐसा थोड़ी कि बहुत ज्यादा ट्राई कर लो, बहुत अच्छा आप खाना पीना, करेले का जूस पियो, नीम का जूस पियो और आपकी लाइफ 95 हो जाएगी, फिर 100 हो जाएगी, फिर 100 105 हो जाएगा, ऐसे बढ़ेगी क्या? नहीं जी नहीं, इतना नहीं बढ़ सकते, कुछ भी कर लो। तो यहाँ पे ये बोलता है कि आपने जो रिच कंट्री होते हैं ना, उसका PQLI में ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलता क्योंकि वहां पे इतना कोई चेंजेस आते नहीं है। तो ये क्या था? ये हमारा था लिमिटेशन थे किसके? PQLI के। फटाफट इसके अंदर क्या लिया हुआ? इसके अंदर लाइफ एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। सिर्फ 3 को कंसीडर किया, ऐसा क्यों? ये लिमिटेशन बना दी। आपने एवरेज किया, ऐसा क्यों? लिमिटेशन बना दी। यहां पे बोला हाँ ये पॉइंट छूट गया। इफ अ कंट्रीज प्रेजेंट PQLI इज हाई, इट कैन नॉट बी जनरलाइज्ड दैट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज हाई एज अगेंस्ट द अदर कंट्री, क्योंकि अदर फैक्टर्स भी तो होते हैं, वो भी तो आपको देखने चाहिए कि नहीं देखने चाहिए। नेक्स्ट है, आपने सभी को इक्वल वेटेज दिया है, तो ये नहीं चलेगा। इक्वल वेटेज कैसे दे सकते? ये इससे मैं एग्री नहीं हूं, लेकिन ठीक है लिखा हुआ है। इनकम फैक्टर को आपने नहीं किया, फुल्ली एग्री। आपने यहाँ पे एजुकेशन लिया है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी लिया, इन्फेंट लिया है, इनकम का क्या? वो नहीं लिया। आपने रिच कंट्री होते हैं उसका PQLI स्लो रेट से बढ़ेगा क्योंकि वहां पे लाइफ की बात है, लाइफ कितनी तेजी से थोड़ी बढ़ेगी, तो वो भी गलत है। ये तो इसकी लिमिटेशन है। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा? इसकी लिमिटेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं, शो विच इंडिकेटर इज सुपीरियर, मतलब हमको PQLI और HDI के अंदर कौन सा अच्छा है। इससे पहले हम इसको स्टडी करें कि PQLI और HDI में से कौन सा अच्छा है। हमको ये समझना पड़ेगा कि PQLI और HDI होता क्या है। बेटा जी, PQLI की खोज किसने की थी? मेरी स्पीड चलेगी सुपर फास्ट बुलेट ट्रेन से भी तेज, आपको भी इसी स्पीड को पकड़ना है। तो ये प्रेजेंट किया था डेविस मॉरिस डेविस ने। किसने? डेविस मॉरिस डेविस ने। बोलो मेरे साथ, डेविस मॉरिस डेविस। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये क्या आया था? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स प्रेजेंट किया था 1990 के अंदर। इसके अंदर ये क्या प्रेजेंट करता है? द इंप्रूवमेंट इन द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब अगर PQLI बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? ह्यूमन लाइफ इज कंसिडर्ड डेवलपमेंट, मतलब यहाँ पे ह्यूमन लाइफ हमारी अच्छी बेहतर हो रही है, मतलब PQLI बढ़ रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में? ह्यूमन की लाइफ के बारे में, सोशल प्रोग्रेस के बारे में कंसीडर किया हुआ है। ये HDI ने बोला कि तेरी यही लिमिटेशन मैं इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाऊंगा, मतलब मैं इकोनॉमिक एंड सोशल इंप्रूवमेंट दोनों को कंसीडर करने वाला हूं रे, समझा?
ओके, द स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड क्या होता है? द एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन, मतलब यह तो हमने देख लिया कि आपका एजुकेशन, यहाँ पे तीन चीजों को कंसिडर किया हुआ, एजुकेशन, बर्थ एंड डेथ रेट वाला। यहाँ पे इसने क्या किया, बोला लाइफ लूंगा, नॉलेज एजुकेशन लूंगा, लेकिन बर्थ रेट है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है ना, वो मेरे लिए उतना मायने नहीं रखता। मेरे लिए मायने रखता है आज के जमाने पर पैसा। पैसा होगा ना बेटा जी तो सब कुछ सुधर जाएगा। तो तू क्या कर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी कंसीडर कर। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे डिपेंड करेगा? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड करेगा आपका पर कैपिटा इनकम के ऊपर। मतलब इसने इनकम क्राइटेरिया को भी कंसीडर कर लिया, जो यहां पे क्या था, मिसिंग था। ओके 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 सर, गुड। देखो यहां पे जब हम निकालते हैं तो हम तीनों का तीन इंडिकेटर, तीनों को आउट ऑफ 100 मार्क्स देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसको डिवाइड बाय करते हैं 3 से, और उसको परसेंटेज निकालते हैं, उसको 100 में कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। इसलिए इसके जो जवाब आते हैं 0 से लेके 100 के बीच में, क्योंकि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई किसे करते हैं, 100 से। ओके, जबकि यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे बेटा जी हम सिर्फ 3 से डिवाइड करते हैं। इसलिए इसका जो आंसर आता है ना, वो कहां से आता है, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में। इसका आंसर क्या आएगा, 0 से 100, इसका आंसर आएगा 0 से 1 के बीच में। ये 100 के नजदीक हो, मतलब आपका बहुत अच्छा ही अच्छा है। जबकि यहाँ पे 0 से 1 है, इसलिए जो 1 के नजदीक होगा वो मोर डेवलप कहला जाएगा। बेटर इंडिकेटर है किसके कंपैरिजन में, नेशनल एंड पर कैपिटा। नेशनल और पर कैपिटा की बात की जाए तो ये PQLI इज बेटर, लेकिन अगर PQLI की कंपैरिजन में किया जाए तो SDI इज बेटर। ओके, तो पहले नंबर पे क्या आ गया, पहले नंबर पे हमारा नेशनल इनकम आता है, उससे बढ़िया कौन है, पर कैपिटा इनकम है, उससे बढ़िया कौन है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है, उससे भी बेटर कौन है, HDI है। ठीक है, ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या कंसीडर किया जाता है, PQLI में सिर्फ और सिर्फ सोशल स्टैंडर्ड, सोशल प्रोग्रेस को कंसीडर किया जाता है। SDI के अंदर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस दोनों कंसीडर किया जाता है। मैंने बता दिया था, PQLI होता है ना, वो हम दो कंट्री को, दो स्टेट को दो कंट्री को, उनको कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन HDI ये हम कंट्री वाइज रैंक देते हैं। यहाँ पे हमको चांस मिलता है कि हम कहाँ पे कमी हमारी है, हम अपनी कमी को सुधार के हम अपना HDI को इंक्रीज कर सकते हैं। ओके जी, ओके, तो ये क्या था हमारा, HDI इज बेटर देन द PQLI। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन शॉर्ट द सोशल सिक्योरिटी स्कीम ऑफ पुअर्टी एजुकेशन। बेटा जी सोशल एजुकेशन स्कीम इन पुअर्टी एजुकेशन मतलब क्या होता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों जो पुअर पीपल है ना, जो लोग जो ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते, जो गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर नहीं है, या तो जो उनको सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट नहीं मिल रहा, उनको गवर्नमेंट बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं बैठा हूं। ठीक है, कौन बैठा हुआ है, मैं बैठा हूं, और मैं तुमको बीइंग अ गवर्नमेंट, मैं तुमको वो जो सारी हेल्प करूंगा जो तुमको चाहिए। मतलब कि तुमको क्या चाहिए, पेंशन चाहिए ना, पेंशन चाहिए, मेरे को तुमको दूंगा। कितने साल के, तुम जब 60 साल के हो जाओगे, जब तुम्हारे जॉब छूट जाएगी, जब तुम इनकम करना बंद कर दोगे, इनकम अर्न करना बंद कर दोगे, जब तुम्हारे हाथ पैर नहीं चलेंगे, तब मैं क्या करूंगा, तुमको पेंशन दूंगा। ठीक है, तो तुमको अपने बच्चों पे निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। तो क्यों डरता है कि अगर तेरा राह चलता एक्सीडेंट हो गया तो तेरी फैमिली का क्या होगा? मैं तेरे को 2 लाख तक का इंश्योरेंस दे रहा हूं, मतलब अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसमें 2 लाख तक का इंश्योरेंस तेरे को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 12 रुपए के प्रीमियम। 12 रुपए का प्रीमियम हर साल दो, 2 लाख का प्रीमियम, 2 लाख का इंश्योरेंस लेके जाओ। जीवन ज्योति स्कीम, जीवन ज्योति स्कीम के अंदर अगर बाय चांस अगर तुम जल्दी से ऊपर टपक गए, भगवान को अलविदा बोल दिया आपने, तो यहाँ पे कभी अलविदा ना कहना। ओके, वापस आओ, मतलब भगवान के पास जल्दी पहुंच जाते हो आप, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आप क्या करो, उस सिचुएशन में जाने के बाद, जाने के पहले आप क्या करो, बैंक में जाके 330 रुपए का अपना एक प्रीमियम पे करो, जिसके अंदर आपको मिलेगा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। क्या मिलेगा, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। 2 लाख तक का इंश्योरेंस पॉलिसी देती है बैंक। तो कभी ना करे नारायण, आपको ये इच्छा हो कि चलो कुछ ऐसा प्रयत्न करते हैं, छोड़ो यार, बोगस सा एग्जांपल है। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है, आप जब एग्जाम से फ्री हो जाओ ना, अपना बैंक अकाउंट खुलाना, और उसके अंदर देखो ये सारी चीजें हमारे गवर्नमेंट जब फैसिलिटीज देती है तो हमको लेनी चाहिए। आप क्या करना, आप अपना 330 रुपए ईयरली आपको क्या मिलता है, इंश्योरेंस प्रीमियम मिलता है। तो आपको क्या करना है, कोई भी नेशनलाइज बैंक को वहां पे जाना है, उसके पास अकाउंट खुलाना है, और उसको बोलना है भाई मेरे को जो गवर्नमेंट देती है जीवन ज्योति स्कीम, उसका फायदा उठाना है। तो आपको 2 लाख तक का इंश्योरेंस भी मिलेगा, 2 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी दिया जाएगा, एंड 2 लाख का जीवन ज्योति स्कीम भी का बेनिफिट भी मिलेगा।
नेक्स्ट, अगर कोई फार्मर है तो मेरा क्या फार्मर है, तो गवर्नमेंट बोलती है तू टेंशन मत ले, तू टेंशन मत ले, तेरे को मैं क्या दूंगा, फसल बीमा योजना। अगर तेरी कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाती है, बारिश नहीं होती है, कोई भी कारण से अगर तेरी फसल नहीं हुई, तो मैं तेरे को 2 लाख रुपए तक, सॉरी मैं तेरे को क्या दूंगा, फसल बीमा योजना दूंगा, जिसके अंदर फेल्यूर ऑफ क्रॉप उसके सामने सेफगार्ड मिलेगा। ओके जी, ओके। नेक्स्ट, speed and expansion of green revolution can solve the problem of unemployment। इसका मतलब क्या हुआ, और इसका मतलब क्या हुआ जी, इसका मतलब ये हुआ है कि ग्रीन रिवोल्यूशन, आपको ग्रीन रिवोल्यूशन मालूम ही होगा। ग्रीन रिवोल्यूशन क्या होता है, ग्रीन रिवोल्यूशन का मतलब होता है जब आता है एग्रीकल्चर के अंदर क्रांति। एग्रीकल्चर में जब क्रांति आती है, एग्रीकल्चर में जब क्रांति आती है तो उसको ग्रीन रिवोल्यूशन बोला जाता है। अब ये बोला है, ये क्वेश्चन बोलता है, ये बोला जाता है कि क्यों हमको ग्रीन रिवोल्यूशन के ऊपर इतना फोकस करना चाहिए, स्पीड एंड एक्सपांशन ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन क्यों करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। कैसे कैसे, तो ये देखो, एग्रीकल्चर सेक्टर जो होता है ना, एग्रीकल्चर सेक्टर वो क्या होता है, उसके ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंड होते हैं। अगर हमारा एग्रीकल्चर नहीं डेवलप हुआ तो क्या हो जाएगा, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज क्या होता है, डिसगाइज का मतलब होता है जब एक खेती है उसके ऊपर 5 लोग काम कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अगर ये एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट नहीं हुआ तो क्या होगा, सपोज फैमिली मेंबर है, वहां पे अभी 5 लोग काम करते हैं, सपोज इनके 4 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। ये 4 बच्चे भी फ्यूचर में जाके बोलते हैं कि हमको कोई काम धाम नहीं मिल रहा, हम क्या करें, माँ बाप बोलते हैं कोई बात नहीं, हमारी खेती है, आजा उसके ऊपर काम कर। ये 4 लोग भी क्या करते हैं, ये 4 लोग भी जाके उस खेती के ऊपर बिजनेस करते हैं। लेकिन ये खेती क्या है, ये खेती छोटी सी है, इस पे कितने की रिक्वायरमेंट, सपोज 5 की रिक्वायरमेंट इनफ है। अब होगा क्या, जब ये 4 लोग यहाँ पे जाएंगे ना, जब ये जो 4 लोग जाएंगे तो इनके द्वारा प्रोडक्शन कितना होगा, 0, क्योंकि यहाँ पे 5 लोग इनफ है। यहाँ पे 5 लोग जब इनफ है तो यहाँ के इनके 4 जाने से कोई भी प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज नहीं होगी। मतलब इसको बोला जाता है जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। क्या बोला जाता है, जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। मतलब ये जो 4 लोग हैं, ये जो 4 लोग हैं, ये जो बिजनेस कर रहे हैं, एक्चुअली में यहाँ पे कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं। कहने के लिए तो ये एम्प्लॉयड है, लेकिन एक्चुअल में कोई एम्प्लॉयड, कोई भी प्रकार के एम्प्लॉयड नहीं है। इसी को बोला जाता है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। समझ में आया? ओके, वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक करो, कमेंट करो, सब मजा आ रहा है, सब मजा आ रहा है। मुझे भी आपको पढ़ाते हुए बहुत मजा आ रहा है, आपको मजा आ रहा है कि नहीं, जरूर से बताओ। ओके, तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, अगर उसका डेवलपमेंट, उसके ऊपर हाई पॉपुलेशन होती है, इसलिए अगर आप उसका डेवलपमेंट नहीं करोगे तो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। दूसरा क्या होता है, जो मानसून होता है, बरसो रे मेघा मेघा, बरसो रे मेघा मेघा, अगर मेघा बरसी नहीं ना तो उससे क्या होगा, उससे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होगा। क्या होगा, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब कि अगर बारिश टाइम से नहीं हुई तो खेती अच्छे से नहीं होगी, लोग क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। नेक्स्ट, शिफ्टिंग ऑफ सरप्लस एग्रीकल्चर वर्कर। अगर आप ये सोचो कि अगर आपने एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान नहीं दिया ना, एग्रीकल्चर पे ध्यान नहीं दिया, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट फैलेगा, लोग खेती बरसों रे मेगा मेगा के ऊपर डिपेंड करेंगे, उससे क्या होगा, फसल बर्बाद हो जाएगी, वहां के लोगों का खेती पे से विश्वास उठ जाएगा और वो लोग दौड़ते 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 कहां जाएंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर। लोग बोलेंगे कि हमको जॉब दे दो, बोले तुम्हारा एजुकेशन क्या है, बोले नो नो नो, हम तो खेती बाड़ी वाले इंसान है भाई साहब, हमने पढ़ाई लिखाई नहीं की है, हमको तो खेत जोतना आता है। ठीक है, मैं आज के जमाने में बात करूं तो हमारा जो खेडूत है वो भी बहुत चालाक होता है। ठीक है, ओके, तो मैं खाली आपको ये बता रहा हूं कि सपोज उसके पास सिर्फ एग्रीकल्चर का नॉलेज है और किसी चीज का नॉलेज नहीं है। उस सिचुएशन में क्या होगा, एक इंडस्ट्री वाला बोलेगा कि देखो भाई, तुम किसान हो, तुम हमारे पूरे देश को अनाज देता हो, आई सैल्यूट टू यू, बट मेरे यहाँ पे जो काम है ना वो टेक्निकल काम है, जिसके लिए स्पेसिफिक टेक्निक का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आप अगर आओगे ना, आप मेरे कोई यूजफुल नहीं आओगे, तो मैं आपको काम कैसे दे दूं बताओ। तो यहां पे क्या होगा, जो एक्सेस सरप्लस है, जो यहां पे इन दोनों सिचुएशन के से डर के भाग के इंडस्ट्री में गया था, वहां पे भी उसको इजीली जॉब नहीं मिलेगी। इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको मतलब गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, स्पीड अप एंड एक्सपांड करना पड़ेगा। ग्रीन रिवोल्यूशन इज नेसेसरी। क्लियर हुआ?
इतना बढ़िया मैंने आपको समझ आया कि नहीं, बोलो मेरा बच्चा लोग। ओके तो देखो यहां पे क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन टू मोर एरिया कैन क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। जितना ज्यादा आप ग्रीन रिवोल्यूशन, अरे बेटा जब हमने ऊपर देख लिया है कि हजारों यहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, तो क्यों ना हम ग्रीन रिवोल्यूशन लेके आए, उसको क्यों ना हम स्पीड अप करें, ताकि क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्या मिलेगी? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्या मिलेगी? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ओके यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कैन जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट एंड देन द एनी अदर सेक्टर, क्योंकि मेजॉरिटी उसी पे डिपेंड, जितना ज्यादा एग्रीकल्चर बढ़ेगा उतने ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। ओके यहाँ पे बोलते हैं कि भाई आपके पास अगर 1 करोड़ रुपया ना, 1 करोड़ रुपया, वाह जी वाह, चलो गोवा घूम के आते। अरे सुन तो सही, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है, अगर वो आप एग्रीकल्चर वाले के अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर में डालोगे, तो वो कितने लोगों को रोजगार देगा? वो देगा 40,000 लोगों को। बोलो 1 करोड़ रुपया 40,000 लोगों को रोजगार देगा। वहीं पे अगर आपने 1 करोड़ रुपया किसको डाला, 1 करोड़ अगर आपने इंडस्ट्रीज के अंदर डाला ना, इंडस्ट्रीज के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ कितने लोगों को हेल्प मिलेगी? उससे सिर्फ और सिर्फ 500 लोगों को हेल्प मिलेगी। कितने लोगों को? 500। तो बताओ 500 लोगों को क्यों हेल्प करनी चाहिए कि 40,000 लोगों को हेल्प करनी चाहिए? ऑफकोर्स वाली कोई बेवकूफ को भी पूछो तो वो बोलेगा कि भाई 40,000 लोगों को हेल्प मिल रही है, तो दैट इज वेरी वेरी गुड। तो हमको यहाँ पे कहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सरकार को एग्रीकल्चर सेक्टर को ज्यादा तेजी से बढ़ाना चाहिए। ओके तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एग्रीकल्चर हैज अ मोर पोटेंशियल देन द इंडस्ट्री। और अगर इसकी बात करूं कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो बेस्ड रूरल इंडस्ट्री कैन फर्दर इंक्रीज, तो अगर हम क्या लाते हैं, एग्रो बेस्ड रूरल इंडस्ट्री डेवलपमेंट करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा। इवन एमएस स्वामीनाथन, बलम स्वामी, तो एमएस स्वामीनाथन उसने भी बोला है कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कैन क्रिएट मैनी टाइम्स मोर एम्प्लॉयमेंट। ओके जी, आपको मालूम पड़ा कि नहीं? हमको कमेंट में बताते रहना जी, हमको मालूम पड़ेगा आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है कि नहीं। ओके आजा बेटा। ओके क्योंकि फन भी है जरूरी। ओके देखो फ्रॉम द पॉपुलेशन ग्रोथ पॉइंट, अब पॉपुलेशन के पॉइंट से देखो कि इंडिया को क्यों बोला जाता था ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। यहां पे विच ईयर सॉरी, इंडिया का कौन सा साल वो था जिसके अंदर इंडिया के 2 भाग पड़ गए थे? बोलो बोलो बोलो, कौन सा भाग था? ऐसा क्या हुआ था कि इंडिया को हम बोलते थे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड? किसके पॉइंट से? पॉपुलेशन के पॉइंट से। ओके तो देखो यहां पे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला जाता है 1921। कौन सा? 1921। कौन सा? 1921 उसको बोलता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। इसको याद कर लेना बेटा जी, मैंने एक नंबर में आएगा तो मेरे को उस समय याद करेगा कि वाह सर वाह, आपने मेरे को याद करवाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट 1921 एक नंबर का पक्का है। नेक्स्ट पॉपुलेशन का ट्रेंड। अब ऐसा क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन का अगर ट्रेंड देखोगे ना बेटा, पॉपुलेशन का ट्रेंड, तो यहाँ पे 1901 से लेके 11 मतलब ये 10 साल का ट्रेंड देखोगे तो पॉपुलेशन क्या हो रही है? बढ़ रही है। हाँ जी बढ़ रही है, बहुत स्लो रेट से। इट इज इंक्रीज बाय 5.7 पर ईयर। ओके पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना है? 5.7। लेकिन अगर उसके नेक्स्ट 10 साल बाद देखोगे तो वहां पे क्या आ गई? इतनी बीमारी आ गई कि जहां पे पॉपुलेशन का ग्रोथ बढ़ना तो दूर की बात है, इवन वो डिक्लाइन हो गया, तो बढ़ना तो दूर की बात है। 5.7 जो उसके पहले 10 साल बढ़ रहे थे वो अब कम हो गए। कितने हो गए? 0.03। और इसका मेन रीजन क्या था? इसके यहाँ पे मेन रीजन थे हमारे डिसीज, जैसे कॉलेरा, प्लेग, फिर टीबी है, मलेरिया है, इन्फ्लुएंजा है। ठीक है तो ये इसके कारण क्या हुआ? इसके कारण वहां पे बहुत जबरदस्त बीमारी फैली और बहुत सारे लोगों का क्या हुआ? मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पे 1921 से पहले ये सब जो चीज हुई है। 1921 के बाद क्या हुआ है? 1921 के बाद देश के अंदर आई पॉपुलेशन क्रांति, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हुआ वेरी हाई स्पीड से, एंड हेंस 21 को क्या बोला जाता है? ईयर ऑफ ग्रेट डेथ। मतलब कि 1901 से 1911 पॉपुलेशन बढ़ी लेकिन कम तेजी से, और 11 से लेकर 21 तक पॉपुलेशन इवन डिक्लाइन हो गई। लेकिन ये बोलता है ना कि जब पॉपुलेशन गिरी और एकदम बॉटम में चली गई, और फिर उसके बाद क्या आया? उसके बाद बहुत जबरदस्त तेजी आई। इसीलिए बोला जाता है 1921 इज अ ग्रेट डिवाइड।
समझ में आ रहा है बच्चा कि नो? जल्दी जल्दी समझ आओ। ओके, जो मैंने यहां बोला वही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन? अभी तो हमने देखा था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या पैदा करता है, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट देता है, उसको हमने पढ़ा था डिटेल में। अब हम देख रहे हैं इसके कंपोनेंट्स। पहले देखेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है मेरे बच्चे लोग। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है बेटा जी? ग्रीन रिवॉल्यूशन सबसे पहला लाया गया था, एक टेक्नोलॉजी हमने बनाई थी। हमने एक छोटे लेवल पे हमने एक सीड बनाया, इंसेक्टाइज बनाए, पेस्टिसाइड्स बनाए और सोचा कि चलो इससे हम क्या करते हैं, हमारे देश के अंदर क्रांति लाते हैं। लेकिन वे बोला रुको रुको रुको, सारे देश में ये इसको अपनाना मत, पहले कुछ जगह इस टेक्निक को यूज करके देखो। अगर फसल अगर ढंग से उगी, अच्छी उगी, तो हम उसको पूरे देश में करेंगे, वरना यहीं पे रोक देंगे ये टेक्नोलॉजी को। हमने क्या किया 1960 से 61 के अंदर 7 डिस्ट्रिक्ट, कितने डिस्ट्रिक्ट? 7 डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, जहां पे बहुत ज्यादा खेती महत्व की थी, वहां पे एक प्रोग्राम चला है जिसको बोला जाता है आईएडीपी। आईएडीपी फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म होता है इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ये बहुत ज्यादा इसका सक्सेस रेशियो हुआ था। क्या था? बहुत ज्यादा इसका सक्सेस रेशियो हुआ था। जब हमको इससे बहुत ज्यादा फसल मिली, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, हमने बोला कि भाई इसको हम 7 डिस्ट्रिक्ट तक इसको सीमित नहीं रखेंगे, अब हम इसको फैलाएंगे पूरे इंडिया के अंदर। इसलिए आईएडीपी जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था ना, उसको हमने क्या कर दिया, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम कर दिया। क्या कर दिया? हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। क्या किया? हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। क्या किया? हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, HYVP। ओके, और इसी को बोला जाता है, ये हमारे पूरे कंट्री के अंदर लाया गया और इसी को बोला जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन। उसको और बोलते हैं मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, इसको और बोलते हैं प्रोग्राम ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर एंड वाटर टेक्नोलॉजी। हर एक वर्ड को आपको याद कर लेना, ऐसा लिखना मालूम पड़ना चाहिए कि श्रीधर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से पढ़ा है हमने ये। ठीक है, ओके। ये देखो बेटा जी, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन का मतलब क्या होता है? ग्रीन इज मतलब क्रॉप से रिलेटेड बताया, और रिवॉल्यूशन मतलब होता है सिग्निफिकेंट राइज, मतलब क्रॉप्स का सिग्निफिकेंट राइज हो रहा है, इसीलिए इसको बोला जा रहा है ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्या? तो टुगेदर ये इसका मतलब होता है क्रॉप का प्रोडक्शन। ठीक है, ओके जी। और ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं? ऊपर पूछा था कि सर कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? इसके अंदर होते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स होता है, केमिकल फर्टिलाइजर होता है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हाइब्रिड सीड, मॉडर्न एग्रीकल्चर मशीनरी, इरिगेशन। ये सारी चीजों से मिलके बनता है क्या? ग्रीन रिवॉल्यूशन। जब मिल बैठेंगे हम तीन यार, आप, मैं और बैक पाइपर, अरे बैक पाइपर को मारो गोली। यहां पे ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए मिल बैठेंगे जब HYV, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हाइब्रिड सीड्स, मॉडर्न मशीनरी, इरिगेशन। और यही उसी को नीचे यहां पे वही लिखा हुआ है मैंने, माइनर मेजर इरिगेशन, सॉइल कंजर्वेशन, मिक्स फार्मिंग, फॉरेस्ट डेवलपमेंट, प्लानिंग फॉर मल्टीपल क्रॉप्स। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन रिवॉल्यूशन। ओके ओके जी, ओके जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 54। ये रहा आपके सामने, प्रेजेंट कंडीशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। बेटा जी, वर्ल्ड ट्रेड की प्रेजेंट कंडीशन क्या है? शॉर्ट एंड सिंपल के अंदर हमको समझाओ। अरे ये कहां से? ओके, प्रेजेंट कंडीशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। ठीक है, तो इसको आसानी से समझते हैं हम यहां पे। सिंस 1800, देखो वैसे तो क्या है, इसमें बहुत सारा क्या है न्यूमेरिकल्स वगैरह है, तो कुछ टॉपिक ऐसे होंगे ना, तो मैं बोलूंगा अगर आप स्किप कर सकते तो ये स्किप कर देना, लेकिन क्योंकि मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं, मैं आपको ये समझाऊंगा। लेकिन मेरे को ये वाला जो पॉइंट है ना, प्रेजेंट कंडीशन, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो मेरे को अच्छे नहीं लगते। अपनी कंसेप्ट आने चाहिए, कंसेप्ट अपने मस्तिष्क से छाप के आएंगे, न्यूमेरिकल्स के ऊपर इतना फोकस नहीं करते। तो क्योंकि है तो मैं आपको पढ़ा देता हूं। सिंस मिड 1800 वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितने बढ़ रही थी? 6%। आउटपुट कितना बढ़ा था? 60 टाइम्स। लेकिन वर्ल्ड का ट्रेड कितने टाइम्स बढ़ा था? 140 टाइम्स। अच्छा, पॉपुलेशन से 6 टाइम्स बढ़ी, यहां पे वर्ल्ड का आउटपुट 60 टाइम्स, लेकिन वर्ल्ड का ट्रेड 140 टाइम्स, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड इतना महत्व बढ़ गया था। वर्ल्ड ट्रेड हैज एक्सपांडेड ड्यू टू लोअर, क्योंकि हमारा ट्रांसपोर्टेशन कम है, कम्युनिकेशन कॉस्ट कम हो रही है, बेटर इंटरनेशनल रिलेशन, एक दूसरे कंट्री के साथ इंटरनेशनल रिलेशनशिप भी अच्छे बनते जा रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया? इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाते गए। इन द लास्ट 30 ईयर वर्ल्ड ट्रेड का क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ग्रो हुआ है 7% पर ईयर।
ओके, द शेयर ऑफ डेवलपिंग कंट्री, उसके अंदर जो शेयर ऑफ डेवलपिंग कंट्री वो 34% टू कितना हो गई 47% हो गई। द शेयर ऑफ इंपोर्ट इंक्रीज, इंपोर्ट भी इंक्रीज हुआ 29% से 42%। एशियन डेवलपिंग कंट्री है ना, वो सबसे मेजर ग्लोबल यहाँ पे जो वर्ल्ड ट्रेड है उसमें सबसे मेजर रोल किसका रहा, हमारे यहाँ के एशियन कंट्रीज, जो एशिया की जो कंट्रीज है, एशिया में जो फॉल होते हैं उन कंट्री का मेजर रोल रहा। The world trade has grown nearly twice as fast as the world production. जितना वर्ल्ड प्रोडक्शन हुआ उससे ज्यादा वर्ल्ड ट्रेड बढ़ा, showing a rapid expansion of the global trade. Okay. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्टेट एनी थ्री फैक्टर अफेक्टिंग द नेचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। बेटा जी, इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब होता है जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, उसी को बोला जाता है इंटरनेशनल ट्रेड। जब कंट्री विद इन अ कंट्री के अंदर, जब विद इन अ कंट्री के अंदर ट्रेड होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। और जब आउटसाइड कंट्री के बीच में जो हम परचेस सेल करेंगे, याद रखना उसको परचेस सेल नहीं कहते। अगर हम कुछ परचेस करें तो उसको इंपोर्ट बोलते हैं, और अगर हम सेल करें तो उसको एक्सपोर्ट बोल रहे हैं। यहां पे क्या होता है, यहां पे जब हम सेल करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के क्या बेनिफिट होते हैं? देखो, एक्सप्लेन थ्री फैक्टर। क्वेश्चन क्या है? थ्री फैक्टर अफेक्टिंग नेचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। मतलब हाँ, जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें कौन कौन सी हमारी रुकावटें आती है? अफेक्टिंग फैक्टर अफेक्टिंग, तो पहला आता है मोबिलिटी ऑफ फैक्टर। बेटा जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो हमारा इतना मोबाइल नहीं होता है, इसलिए हम आसानी से इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर पाते। ठीक है, लैंड क्या होती है? इमोबाइल होती है, देख वो क्या रिस्ट्रिक्ट करती है? इंटरनेशनल ट्रेड को। वो इंटरनेशनल ट्रेड को सपोर्ट नहीं कर पाते। ट्रेड इन द वैरायटी ऑफ गुड्स, बेटा जी जो गुड्स होता है ना, हमको हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमने एक गुड्स बेच दिया वो एक गुड्स खरीद लेंगे, वो हमसे मांगेंगे वैरायटी। नहीं, छोटा पैकेट में देना, बड़ा पैकेट में देना, और बड़ा पैकेट में देना। अच्छा, इसमें ये वाला फ्लेवर भी देना, उसमें वो वाला फ्लेवर भी देना। मतलब वो ये जो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जो फॉरेनर्स होते हैं वो अलग अलग प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ वैरायटी इसकी भी डिमांड करते हैं। इसलिए हमको गुड्स को बेचना वहां पे मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी वैरायटी इसके अंदर बेचना पड़ता है। दूसरा क्या है, वहां की नीड्स अलग होती है, वहां के लाइफस्टाइल अलग होते हैं, वहां का लिविंग स्टैंडर्ड भी अलग अलग होता है। जैसे हम यहाँ पे जब तक तीखा नहीं लगे ना खाने के अंदर, जब तक पसीने नहीं लगे ना, माथे से टपके ना, तब तक मजा नहीं आता टेस्ट के अंदर। लेकिन वहीं पे चाइनीज क्या करता है? चाइनीज के मिर्ची का एक बूंद पड़े, थोड़ी बहुत तीखी है, बहुत तीखी, अरे यार वहां का टेस्ट अलग है, यहाँ का टेस्ट अलग है, समझे? उसी तरह से क्या होता है, हर एक जगह का स्पाइसी खाना तरीका, रहना, उठना बैठना, लाइफस्टाइल, सब कुछ डिफरेंट होता है। इसलिए कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन से देश में कौन सा गुड्स चलेगा? तो ये ट्रेंड इन वैरायटीज ऑफ गुड्स होता है, ये इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड को मुश्किल बना देता है। मोर चैलेंजिंग हमारा वहां पे चलती है, चाइना में चलते चाओ चाओ माओ माओ छाओ छाओ छाओ, तो वहां पे अलग लैंग्वेज चलती है, उनका अलग कल्चर होता है, कस्टम होता है, टेस्ट होता है, हैबिट होती है, जिसके कारण ये इंटरनेशनल ट्रेड डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पे हमको मालूम होना चाहिए फॉरेन एक्सचेंज। बेटा जी जब हम विद इन इंडिया के अंदर गुड्स खरीदते बेचते हैं तो वहां पे चलता है रुपया, लेकिन जब हम फॉरेन के अंदर गुड्स को बेचते हैं या तो खरीदते हैं तो वहां पे चलता है फॉरेन करेंसी। कौन सी चलती है? फॉरेन करेंसी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी फॉरेन करेंसी चल रही है और उस कौन से फॉरेन करेंसी का फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है या बढ़ने वाला है। इसको बोलते हैं फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स, REX, और रिजर्व एक्सचेंज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज होता रहता है वो, और ये इसका हमको मालूम होना चाहिए कि उसका रुपया बढ़ने वाला है, मतलब फॉरेन करेंसी का जो रुपीस पर डॉलर, रुपीस पर पाउंड, रुपीस पर यूरो, वो बढ़ने वाला है कि घटने वाला है, वरना आपको क्या होगा, बहुत बड़ा वाला लॉस होगा। इसलिए फॉरेन एक्सचेंज का आपको नॉलेज होना चाहिए। आपको वास्ट स्केल पे प्रोडक्शन करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि आप जब गुड्स को बेचे तो एक दो क्वांटिटी नहीं, बड़ा का बड़ा लॉट बेचा जाता है। तो वहां पे आपको क्या नॉलेज होना चाहिए? इंटरनेशनल ट्रेड इन्वॉल्व मैनी कंट्रीज, गुड्स, रूल्स, ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए आपको बड़े लेवल पे भी प्रोडक्शन करना पड़ता है, वहां के सारे रूल्स जानने पड़ते हैं, सारे रेगुलेशन भी जानने पड़ते हैं, ये सब भी प्रॉब्लम सारी। मोर परमिशन एंड टैक्सेस, वहां पे क्या लगता है? कस्टम क्लियरेंस, क्वालिटी चेक, कंप्लायंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इतने कंप्लायंस हो जाते हैं भाई, जब गुड्स एक दूसरे से दूसरी कंट्री में आता है तो आसानी से आने नहीं दिया जाता, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन लगते हैं, इसलिए वहां पे क्या होती है, ये प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56, एसएसआई के क्या बेनिफिट है? इंपॉर्टेंस ऑफ एसएसआई, इंपॉर्टेंस क्या है इसके? तीन इंपॉर्टेंस है।
कौन सा? पहला एसएसआई क्या जनरेट करता है? मोर एम्प्लॉयमेंट देता है। ये क्या करता है? मोर एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ये एसएसआई होता है कि जब हम छोटे लेवल पे क्या करते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, हमारी कैपिटल क्या होती है? बहुत छोटी होती है, उसी को क्या बोला जाता है? एसएसआई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एसएसआई। तो ये आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करके देता है, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे लोग इजीली अपना बिजनेस सेटअप कर देते हैं, लोगों को हायर करते हैं, क्योंकि ये कैपिटल इंटेंसिव नहीं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करते हैं, लेबर को ज्यादा हायर करते हैं, इसलिए ये क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोला जाता है। यहाँ पे प्रोडक्शन इजीली फास्ट वे के अंदर बढ़ा पाते हैं। जो भी देश के अंदर एसेंशियल गुड्स चाहिए, जिसमें कैपिटल की जरूरत नहीं लगती, जिसमें हैवी मशीनरी की जरूरत नहीं लगे, उसको वो इजीली क्या करते हैं? बना पाते हैं विद द यूज ऑफ लेबर टेक्निक। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन यूनिट। बेटा ये जो यूनिट्स है ना, इनको बड़ा होने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि ये छोटे बिजनेसमैन होते हैं, वो आसानी से कहीं पे भी, छोटी जगह पे भी अपना बिजनेस को इजीली सेटअप कर देते हैं, इसलिए इसके प्रोडक्शन यूनिट जल्दी से बढ़ जाते हैं, इनके इसलिए रैपिडली बढ़ जाते हैं, सपोर्टिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन को फैलाने में मदद करते हैं। एक्सपोर्ट, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा स्मॉल छोटा इंडस्ट्री जब बढ़ता है ना, जब छोटा इंडस्ट्री बढ़ेगा ना बेटा, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो देश के अंदर जितना रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाएगा, उसके अलावा भी गुड्स बच जाएगा। करो क्या? बेचो माल, बाहर बेचो, एक्सपोर्ट करो, फॉरेन से कम पैसा कमाओ। कौन मना कर रहा है आपको? तो आपका क्या बढ़ता है? एक्सपोर्ट बढ़ता है। हम यहाँ पे बेटा जी, वैसे मैं बता दूं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में 3 पॉइंट पूछे थे, लेकिन आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए और आपको जो आप एग्जाम में चाहो वैसे लिख सको, इसलिए मैं इसको डिटेल में समझा रहा हूँ सर। तो फिर हम यहाँ पे वीडियो पॉज कर, कान के नीचे थप्पड़ मारूंगा साले, डेली ये तो मेहनत कर रहा हूं मैं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करते हैं, क्योंकि हमारा देश लेबर से भरा पड़ा है। तो अच्छा है ना, जितने ज्यादा लेबर यूज होंगे उतना उनको रोजगार मिलेगा, उतना देश को रोजगार मिलेगा, तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, अपनी चीजों की अपनी डिमांड की पूरा कर सकेंगे। सेविंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, हम अगर यहाँ पे जब एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारी क्या बढ़ती है? फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है। शॉर्ट गेस्टेशन पीरियड, यहाँ पे छोटे टाइम में ही हम बड़ा सा क्या कर पाते हैं? ज्यादा से ज्यादा बिजनेस यूनिट्स को बढ़ा पाते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन को इंक्रीज कर पाते हैं। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, ये क्या होता है बेटा जी? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर हमको हर एक, ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर जगह पे जाके ही वहां पे बिजनेस करना पड़े, हम कहीं पे भी हैं, हम सपोज यूपी के छोटे से गांव में बैठ के धंधा कर रहे हैं, तो भी हम इजीली कर सकते हैं, क्योंकि हमको कोई बड़ी जगह, हमको कोई महाराष्ट्र जाने की जरूरत नहीं, हमको कोई डेवलप सिटी स्टेट में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जिसके कारण क्या होता है? हर एक राज्य, हर एक किला, हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक गांव विकसित होता है जब क्या होता है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलप करती है। तो यहाँ पे क्या होगा? बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट होगा। क्या होगा? बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट होगा। तो बेटा जी यहाँ पे हमारा क्या हुआ? यहाँ पे हमने किया हमारा चैप्टर नंबर पेपर नंबर 2 का कौन सा? सेक्शन नंबर डी 21 नंबर का मैंने बड़ा ही डिटेल मैनर में 10 के 10 क्वेश्चन कराए, क्योंकि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं 90% की। मैं चाहता तो आपको 7 क्वेश्चन इजी बता सकता था, लेकिन मैंने बोला नहीं, आप 10 की 10 तैयारी करो, फिर एग्जाम में जो बेस्ट आता है ना उसको लिखना। ठीक है, मैं वापस बताऊं, हम बहुत मेहनत करते हैं। ये जो नोट्स आप देख रहे हो ना, ये नोट्स को तैयार करने में भी बहुत टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि ये बनी बनाई हो जाती। मेरे पास खुद की भी मेरी नोट्स है, लेकिन फिर भी मैं आपको एग्जाम के पॉइंट से और सिंप्लीफाई करके दे रहा हूँ। दूसरी चीज, और ये वीडियो को बनाने में और ये टाइम फिर इसको एडिट करने में, इसको अपलोड करने में, दैट रिक्वायर ह्यूज एफर्ट्स। तो अगर हमारे एफर्ट्स सफल जब होते हैं जब वो आपको अच्छे लगते हैं, और हमको कैसे मालूम पड़ेगा? हम कोई अंतर्यामी तो नहीं है आपके भेजे में घुस के मालूम कर सके। इसलिए वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको लगता है कि सर हमको यूजफुल हो रहा है, तो प्लीज बताइए कि हाँ सर ऐसे वीडियो बनाते रहो, बहुत यूजफुल है। चलो तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट पेपर के अंदर, पेपर नंबर 3 सेक्शन नंबर डी नेक्स्ट टाइम। टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलो बेटा, बाय बाय।